हेलो स्टूडेंट। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर क्लास ट्वेल्थ के कुछ चैप्टर्स पढ़ा दें लॉकडाउन चलते हुए। सो मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने का सोचा है आप लोगों के साथ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं। तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट क्लास ट्वेल्थ के लिए। यस, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसका कोई ना कोई मास हो और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मतलब कोई भी जगह घेरे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हम मैटर जो है क्लास 9 तक 6 7 में भी आपने पढ़ा होगा। जो मैटर है वो 3 टाइप के होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। बट इस चैप्टर में हमें सॉलिड स्टेट, बिकॉज इसका नाम है तो हमें सॉलिड ही पढ़ना है। बट ये 3 टाइप के मैटर्स होते हैं, इसके अलावा भी मैटर्स होते हैं बट मोस्टली जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो ये 3 टाइप के मैटर होते हैं। और ये जो मैटर्स हैं वो किस बेस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं स्टूडेंट्स, तो ये इंटर मोलिकुलर फोर्स के बेस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। जितना ज़्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है स्टूडेंट तो उतना वो सॉलिड रहेगा, जितना थोड़ा कम हो जाएगा इंटर मोलिकुलर फोर्स तो वो लिक्विड हो जाएगा। और देन फाइनली अगर इंटर मोलिकुलर फोर्स लिस्ट है तो वो गैस फॉर्म में रहेगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ एक डायग्राम से इंटर मोलिकुलर फोर्स और इंट्रा मोलिकुलर फोर्स दोनों को समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये वाटर की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर आप देखेंगे सेम सिनारियो में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होएगा। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का के बीच में, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम इंटर मोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो इंटर मोलिकुलर फोर्स है। और इंट्रा मोलिकुलर फोर्स क्या है, एटम्स के बीच में। यस, को मॉलिक्यूल है और उनके एटम के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। यस, एंड स्टूडेंट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटर मोलिकुलर फोर्स जो है वो कोई भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। यस, उनके बीच में लगता है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। यस, देन स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग एक हम टर्म पढ़ लेते हैं, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो इन पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा रखती है, एक जगह एक शेप में रखती है, उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी और थर्मल एनर्जी एक दूसरे की वाइस वर्सा होती है। देन स्टूडेंट हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये, जैसे सॉलिड स्टेट के पार्टिकल हैं तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। यस, अब क्लोजली पैक रहेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो बहुत ही स्मॉल रहेगी। ठीक है, और स्मॉल क्यों रहेगी, क्योंकि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है उतना ही इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस या हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ वो उतनी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम बात करेंगे सेकंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स की। तो वो क्या है, तो वो स्टूडेंट जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल हैं वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है,
वो वाटर की और गैस की तरह इधर उधर मूव नहीं करते, और वो अपनी पोजीशन पे ही ऑक्सीलेट करते हैं। ऑक्सीलेट मीन्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से सॉलिड में कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। वो क्या है? तो पहला है कि रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी मीन्स वो जो सॉलिड है वो एक स्पेशल टाइटनेस हम बोल सकते हैं, और स्टिफनेस वो अपनी रखता है, तो उसको हम रिजिडिटी बोलेंगे। डेंसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स जितने करीब में रहेंगे तो डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। फिर बात करेंगे हम शेप और वॉल्यूम की, तो डेफिनेट शेप रहेगा सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी। एंड फाइनली इनकम्प्रेसिबल रहेंगे। तो इनकम्प्रेसिबल, सो स्टूडेंट, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आई थिंक ये बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड की वो क्लास 9 तक आपने पढ़ी होगी। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने अपने जो क्लासमेट हैं, अपने स्कूल मेट्स हैं, उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर अगर आप लोग अगर जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं आगे से आगे ये चैप्टर और बाकी का भी जो आपके क्लास 12th का जो रिलेटेड पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। देन स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉलिड है वो, अब हम सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने अभी स्टार्ट किया है। तो सॉलिड यहाँ पे टू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। नंबर 1 क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टल सॉलिड होता है, नंबर 2 अमोर्फस सॉलिड होता है। ये भी लिटिल बिट आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा सॉलिड स्टैट ऑफ द मैटर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो 3D होती है, और वो जियोमेट्रिकल शेप उसकी फिक्स होती है। जबकि एमोर्फस सॉलिड कम्प्लीटली अलग रहता है, उसका जो शेप है वो और पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, और शेप भी डिफाइंड नहीं होता उसका। यस स्टूडेंट, फिर इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स पार्टिकल एक स्पेसिफिक शेप में बहुत चेन के अंदर, लंबी चेन में रहते हैं, और शॉर्ट जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे किस तरीके से लॉन्ग चेन ऑर्डर होता है। और ये शॉर्ट चेन रेंज ऑर्डर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इनका डेफिनेट शेप नहीं है तो कोई डेफिनेट चेन नहीं रहेगी। ये दोनों डिफरेंसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। और शेप जो है वो हम देखेंगे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, सो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और एमोर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प का मतलब क्या है? एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, और इनका क्या है कि जैसे ही आप इनको हीट देंगे एमोर्फस को तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, जैसे कि एग्जांपल रबर है, रबर एमोर्फस सॉलिड है, तो अब आप उसको अगर जैसे ही हीट देंगे तो वो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आप कोई आयरन नेल को ले लें तो उसको आप हीट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगी। यस स्टूडेंट, इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं। एन आइसोट्रॉपिक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एन आइसोट्रॉपिक होता है क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड होते हैं। तो ये ट्रू सॉलिड क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और ये सूडो सॉलिड होते हैं, तो ये सूडो सॉलिड क्यों होते हैं वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। मोर स्टेबल, अब जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर इनका शार्प है तो मोर स्टेबल हैं ये, और ये लेस स्टेबल है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट शार्प इनका नहीं है। देन स्टूडेंट, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी चीज़ को आप जब कट करते हैं शार्प कोई नाइफ से या कोई भी आर्टिकल से,
तो वो दो पार्ट में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है, उनके शार्प एजेस रहेंगे, इसके कट करने पे शार्प एजेस नहीं रहेंगे। तो जब भी कोई चीज़ को कट करने पे अगर एज शार्प बनता है, इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर किसी को कट करने पे एज शार्प नहीं बनता तो अमोर्फस सॉलिड। जैसे कि हम कोई पाइप को काटते हैं तो वो पाइप का जो शेप है, एज का जो शेप रहता है वो इरेगुलर होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता। तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट सॉलिड में क्या मैंने पढ़ाया आपको। सो अब अगर आपको अगर इंटरेस्टेड लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।